क्यों इस बार हम लोगों ने लोगों के अंदर इस बात के लिए कि वो लोग सही इतिहास की जानकारी हासिल कर सके, इसलिए हमने जो अभी विजयदशमी का पर्व आ रहा है जिसको दो नाम दिए गए हैं, एक विजयदशमी और दूसरा दशहरा। अब आपको पहले तो इन दोनों को ही समझना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब विजयदशमी के दिन ही धम्म की दीक्षा क्यों दी थी, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरी तरह से बुद्धिस्ट हैं, अशोका की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन वे लोग आज भी 14 अक्टूबर को ही बाबा साहब अम्बेडकर का जो है क्या बोलते हैं दीक्षा दिवस या धम्म दिवस क्या कहते हैं उसको मनाते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 को ये नहीं किया था, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने विजयदशमी के दिन किया था। उस दिन की संजोग से तारीख जो थी वो 14 थी। इस बार जैसा कि 15 आ रही है वैसे ही उस समय की 14 थी, कभी आगे पीछे 13-12 तो ऐसे भी होती रहती है। तो ये तारीख नहीं थी, ये विजयदशमी का दिन था। और विजयदशमी और दशहरा एक ही दिन के दो नाम, एक ही दिन के दो नाम है। और दोनों को अगर हम पृथक पृथक रूप से अगर नहीं समझेंगे तो हमें कोई इतिहास समझ में आने वाला नहीं। एक शब्द है विजयदशमी, जो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज, सम्राट अशोक, बाबा साहब अम्बेडकर या फिर बुद्धिस्ट लोग जो हैं उनके लिए प्रयोग में लाने वाला शब्द है। और ये अशोका का दिया हुआ शब्द है विजयदशमी। तो ये विजयदशमी अशोका की विजयदशमी है। अशोका ने जो जिस तरीके से अपने आप पर विजय प्राप्त की और उसके बाद में किस तरीके से धर्म का रास्ता अपनाया और पूरे देश और दुनिया के अंदर अमन और शांति के लिए अपने पूरे परिवार को लगा दिया और पूरे राज सत्ता को लगा दिया, ये बात विजयदशमी के रूप में जानी जाती है। और विजयदशमी सम्राट अशोक के ने जब ये किया था तो उसके एक वर्ष बाद जब इसकी एक वर्षगांठ पूरी हुई थी तो इसे विजयदशमी के रूप में मनाने का काम शुरू किया था। और उसमें जो विजयदशमी है उसके ऊपर उन्होंने अपने राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको मनाया था। राष्ट्रीय पर्व यानी कि वो एक पूरे देश का पर्व था विजयदशमी, और उस दिन पूरे देश में एक साथ मनाया जाता था। राजकीय उसको कह सकते हैं प्रोग्राम, राजकीय पर्व कह करके उसको मनाया जाता था। और वहां उस समय बहुत बड़ा आयोजन, जैसे अभी हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के ऊपर जिस तरीके से होता है वैसा प्रोग्राम वहां पर पाटलिपुत्र में होता था। अशोका की जो राजधानी थी वहां पर होता था और पूरा मौर्य साम्राज्य में ये अंत तक चलता रहा जब तक कि भरतदत्त की हत्या नहीं हो जाती। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे लिए जो शब्द है वो विजयदशमी का शब्द है। और इसी विजयदशमी के दिन जब एक बहुत बड़ा आयोजन वहां पर हो रहा था पाटलिपुत्र के अंदर, और उसी में उसका फायदा उठा करके या फिर एक अवसर लेकर के उन्होंने भरतदत्त की हत्या जो पुष्यमित्र शुंग ने की थी वो इसी विजयदशमी के पर्व में ही की थी। विजयदशमी का जो पर्व था उसी फंक्शन में और उसी कार्यक्रम के अंदर उन्होंने वहां पर भरतदत्त की जो है हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद में जब उस वर्ष जब ये हत्या की, उसके दूसरे वर्ष जब इसको पर्व के रूप में मनाना था तो उन्होंने इसका नया नाम दिया दशहरा। दशहरा मतलब मौर्य साम्राज्य के जो 10 शासक हुए, उस 10 शासक चंद्रगुप्त मौर्य से लगाकर भरतदत्त तक वो 10 सम्राट हुए, उन 10वें सम्राट की हत्या की, 10वें को हराया, इसीलिए वो हुआ दशहरा। 10वें को हरा करके उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया दशहरा। और हमारे लिए यह है विजयदशमी। विजयदशमी तो हम लोग इसको विजयदशमी के रूप में मनाएं। और विजयदशमी के रूप में कैसे मनाएं ये प्लान हमने किया कि विजय, अब वो तो मना रहे हैं, वो तो दशहरे के रूप में मना रहे हैं और वो प्रतीक बना करके रावण का, क्योंकि कैरेक्टर तो बदलना पड़ता है, नाम तो बदलना पड़ता है। अगर वही नाम रखोगे तो हिस्ट्री सामने आ जाएगी, हिस्ट्री अगर सामने आ जाएगी तो आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी, सच्चाई अगर आपको मालूम हो गई तो फिर आप लोग उस दुश्मन को पहचान लोगे। इसलिए उन्होंने इसके बारे में जो प्लानिंग किया वो प्लानिंग ये किया कि उसको रावण का प्रतीक बना करके वो जलाते हैं।
दशहरे के दिन रावण का प्रतीक, उसके जो 10 सिर बनाए जाते हैं, वो सिर जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के जितने शासक हुए हैं आखिर में जो वृद्धत का है, ये सिर रखे जाते हैं कि ये 10 जो मौर्य साम्राज्य के 10 जो सम्राट हुए, उन 10 सम्राटों ने इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित की गई थी उसको पूरी तरह से समाप्त करके इस देश को विश्व गुरु बनाया था। और इस देश के अंदर दूध, कहते हैं ना, घी दूध की नदियां बहती थी, या फिर कहा जाए कि भारत देश का वो स्वर्णिम युग था। वो स्वर्णिम युग जो था वो इन लोगों ने खत्म किया, और खत्म किया तो उसका नाम इन्होंने रखा दशहरा। दिन वही है, क्योंकि उसी दिन विजयदशमी के दिन ही फंक्शन था, और फंक्शन के अंदर ही, कार्यक्रम के अंदर ही वृद्धत की हत्या की गई थी। तो वृद्धत की जो हत्या की गई थी उसको प्रतीक मान करके वो लोग रावण को जलाते हैं। इधर राम और रावण का मामला रखा जाता है, इधर पुष्यमित्र शुंग और राम का मामला होता है। ये बिल्कुल फैक्ट आप सामने आ चुका है, इसमें किसी कोई किंतु परंतु नहीं है, और इसके अंदर दुनिया की कोई ताकत इसको नकार नहीं सकती। मूर्ख लोगों के लिए हम नहीं कह सकते कि उनके लिए राम आराध्य हो सकते हैं, राम भगवान हो सकते हैं, राम उनके आदर्श पुरुष हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में और इतिहास में राम है जो पुष्यमित्र शुंग है। लेकिन अगर आप लोग अगर रावण का पुतला वो जलाते हैं, यानी पुष्यमित्र शुंग का मौर्य साम्राज्य का पुतला वो जलाते हैं, अगर आपने राम का पुतला सामने जलाना शुरू कर दिया तो आपको दुश्मन से नहीं भिड़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने भाई और अपने ही लोगों से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर जो राम के प्रति जो आस्था या जो कुछ भी डाला गया है वो इतना गंभीर रूप ले चुका है कि आप अगर राम के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलेंगे तो वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसका सही मायने में क्या होना चाहिए उसको हम लोगों ने सामने लाया, और लाकर के हमने इस साल एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग जहां पर भी हमारे फूले अम्बेडकरी विचारधारा के जितने भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है उन संगठनों के साथ सहयोग से मिलकर के एक प्रोग्राम बनाया जाए, प्रोग्राम डिजाइन किया जाए, और वहां पर हम लोगों को अगर वो चलाते हैं उन्हें चलाना, उन्हें रोकना नहीं है, उनको उनके खिलाफ नहीं जाना है, उनको कुछ नहीं करना, करने दो, वो अपना काम कर रहे हैं। उनका जो दुश्मन था उसको वो जला रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वृद्धत उनका दुश्मन था, मौर्य साम्राज्य उनका दुश्मन था, तो वो तो उसको जलाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें किसको जलाना? हमें हमारे दुश्मन को जलाना है। तो हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन पुष्यमित्र शुंग है। हिस्ट्री में पुष्यमित्र शुंग है जिसने वृद्धत की हत्या की। तो हमें वृद्धत की हत्या करने वाले हत्यारे यानी पुष्यमित्र शुंग का पुतला जलाना है, और ये पुतला जब हम जलाएंगे तो निश्चित तौर पे एक प्रतिक्रिया तो आएगी। प्रतिक्रिया और उधर से आए या ना आए, हमारे दुश्मन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए या ना आए, लेकिन हमारे लोगों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आएगी। हमारे लोग कहेंगे कि रावण वहां जलाया जा रहा है, ये तुम कौन, किसको जला रहे, ये कौन है? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो कार्यक्रम हमें 15 तारीख को करना है, विजयदशमी के दिन करना है, निश्चित तौर पे करना है। इसकी ओपनिंग, इसकी शुरुआत हम इसी साल से कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखना कि जैसा हमने कभी संविधान के बारे में कहा था और आज संविधान जन जन की आवाज बन गया, संविधान जो है जन जन के घर में पहुंच गया, संविधान के बारे में हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मिशनरी, हर कार्यकर्ता बोलने लगा, संविधान के लोग पढ़ने लगे। ये जैसे हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी 8-10 साल में ही इतना हो गया। तो हम जो आज ये शुरुआत कर रहे हैं, इस शुरुआत को भी आप 8-10 साल बाद अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे रावण के पुतले जलने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और पुष्यमित्र शुंग के पुतले जलने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। पुतले जलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, या पुतले जलाकर संतुष्ट हो जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पुतले जलाकर कोई बदले की भावना प्रकट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोगों को सही इतिहास की जानकारी देना कि क्यों रावण को जलाया जा रहा है, और रावण को जलाने वाला कौन व्यक्ति है, और राम और रावण की रियल कहानी क्या है, जो मनगढ़ंत एक काल्पनिक कथा के रूप में पेश की गई है, उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, उस हिस्ट्री को हमें लोगों तक लाना है। तो यहाँ सवाल खड़ा होगा, पुष्यमित्र शुंग कौन? जो लोग नहीं जानते, पहले बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं जानते, कौन से बाबा साहब, कौन है, वो जानते भी नहीं थे। हमें पता है, जब हम काम कर रहे थे गांव में जाके बात कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर जानते हो? बोलो नहीं जानते। उनको पता ही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या है।
तो ये जो धीरे धीरे लोग इसके बारे में भी पूछने के प्रयास करेंगे, हमसे बात करेंगे कि भाई ये पुष्यमित्र सुंग कौन है, किसका पुतला आप जला रहे हो, ये कौन था, तो हमें उन लोगों को बताने का बहाना अवसर मिलेगा। वैसे तो सुनने को तैयार नहीं, आप जाकर के सुनाने की कोशिश करो तो, लेकिन जब आपके पास वो आकर पूछेंगे अरे भाई ये क्या मामला है, जरा बताओ, तो आप वहां 10, 15, 20 जो भी लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करके आधा घंटा 1 घंटा ये पढ़ा सकते हो कि हम लोग अशोका के बारे में बता सकते हो कि अशोका का जो ये 4 मुंह वाला बाघ का जो है ये प्रतीक है अशोका का, ये जो धम्म चक्र है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं। ये हमारे इतिहास है, ये हमारे पुरखे थे, उनको पुष्यमित्र सुंग ने जो है हत्या कर दी थी, मार दिया था। तो वो पुष्यमित्र सुंग जो है वो हत्यारा है और हत्यारे को सजा दी जानी चाहिए। जो मर गया है उसको सजा क्या देनी है? अब वो लोग वो क्या कर रहे हैं, वो मर गया है उसको सजा दे रहे हैं। वरदत्त को आपने एक बार मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसके बाद आप हर साल उसका पुतला जला रहे हो, हर साल पुतला जला रहे हो, यानी कि हर साल उसे दोबारा मार रहे हो। लेकिन जिसने मारा है उसको अभी तक किसी ने सजा देने की बात या जलाने की बात नहीं की। तो ये शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ये आपकी जो लड़ाई, जो जंग की जिसकी बात कर रहा हूं ना मैं, इस जंग का एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हमारा दावपेच है। इस जंग के अंदर दुश्मन के खेमे में किस तरीके से, एक तरह से आज का कहा जाए तो कैसे हमको मिसाइल दागनी है, कैसे हमें रॉकेट दागना है, वो काम ये करने वाला है। इसलिए आप लोगों से हमारी जो है अपील है कि आप 15 तारीख को जो विजयदशमी का दिन है, उनके लिए वो दशहरे का दिन है, हमारे लिए विजयदशमी है, हमारे लिए विजयदशमी है। और विजयदशमी को हम लोग इस रूप में मनाएंगे और विजयदशमी के बारे में लोगों को बताएंगे, अशोका के बारे में बताएंगे, वृद्धत के बारे में बताएंगे, बुद्ध के बारे में बताएंगे, और बता करके फिर उस पुतले का जो है प्रतीक जलाया जाएगा वहां पर, उसका पुष्यमित्र सुंग के नाम से जलाया जाएगा। अगर उसमें मान लीजिए हमारे लोग सवाल करते हैं तो उनको जवाब दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि दुश्मन की तरफ से कोई आवाज आती है कि भाई इसको क्यों जलाया जा रहा है, तो हमारे पास में उसका जवाब है कि रावण को क्यों जलाया जा रहा है। जब एक बार रावण का वध कर दिया, राम ने मार दिया, बात खत्म हो गई, अपनी सीता को उठाकर ले आए, सारा कुछ कर दिया, उसके बाद बार बार उसको जलाने का क्या मीनिंग है? अगर उसको बार बार जलाने का कोई मीनिंग है तो पुष्यमित्र सुंग ने तो हिस्ट्री में हमारे पुरखे को मारा है, हमारे साम्राज्य को समाप्त किया है, इसलिए हमें इसको जलाना चाहिए। हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल में हमें ये करना चाहिए। इसका जवाब है। अगर मान लीजिए प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई बात आती है, प्रशासन कहता है भाई आपने नया क्या शुरू कर दिया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साहब ये तो बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, मगर जानकारी के अभाव में ये नहीं हो पाया, और जानकारी का आपके पास भी जानकारी का अभाव है, इसलिए आप भी ये सवाल कर रहे हो कि आप क्यों जला रहे हो, या फिर जलाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। इस तरीके के सवाल कोई भी अधिकारी हमसे करे तो हम ये कह सकते हैं कि सवाल करना ही आपका जानकार नहीं होना साबित करता है। आपको अपने हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, हमें हिस्ट्री की जानकारी नहीं थी, तब तक हम भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब हमें हमारे इतिहास की जानकारी हो गई है, हमें हमारे गौरवशाली पुरखों के बारे में जानकारी हो गई है, हमारे पुरखों को मारने वाले और दुश्मनों के बारे में जानकारी हो गई है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे पास में पर्याप्त सवालों का जवाब होगा, सारी चीजें होगी, और उसके लिए पूरा प्रोग्राम बना करके हम लोग 1-2 दिन में, आज तो क्या 2 दिन बाकी है, तो कल ही डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे आज रात में अभी यहाँ से अहमदाबाद निकलना है। 9 बजे की मेरी बस है और 9 बजे मैं यहाँ से अहमदाबाद निकलूंगा। कल सुबह की मेरी फ्लाइट है जहाँ से मुझे हैदराबाद जाना है, और हैदराबाद से कर्नाटक जाना है, जो हमारा इस साल का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए निकलना है। फिर भी जैसे ही समय मिलता है मैं फ्लाइट में या कहीं पर भी टाइप करके एक प्रोग्राम डिजाइन करके आपको कल जो है सोशल मीडिया पर डाल दूंगा कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को करना है। तो ये जंग जो है ये चल रही है, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं, इस जंग को और ज्यादा धारदार कैसे बनाया जाना है, दुश्मन के खेमे में किस तरीके से मिसाइल दागना है, ये हम वैचारिक लोग, हम वैचारिक ही लड़ाई ज्यादा लड़ेंगे। हम हथियार वाली लड़ाई में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी अगर कहीं आवश्यकता हुई तो पीछे उससे भी हटने वाले नहीं हैं। हम लोग हथियार उठाना भी जानते हैं। हमारे पुरखे ने, अशोका ने हथियार डाल दिए थे,
जिसकी वजह से ये परिणाम हुआ, तो हमें आवश्यकता पड़ी तो हथियार उठाना भी पड़ा तो पड़ेगा, उठाएंगे। लेकिन जहां तक है कि हम लोग संविधान की पालना करेंगे और संविधान के दायरे में, अरे संविधान के दायरे में रह करके, या फिर कहा जाए तो एक खून का एक कतरा बहाए बिना भी बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़ा संविधान लिख सकते हैं, इतना बड़ा परिवर्तन देश में ला सकते हैं। तो उस संविधान का सहारा लेकर के, उस संविधान के बल पर हम लोग बिना युद्ध के या बिना कहते हैं कि खून बहाए हम भी एक बहुत बड़ी जंग जीत सकते हैं। और दुश्मन आपके सामने जंग जीत, अब आपके सामने हारेगा तो सिर्फ वैचारिक जंग से ही हारेगा। आज 30-40 साल की जो वैचारिक जंग है, उस जंग का परिणाम है कि आज वो तिल मिला करके कीड़े मकोड़ों की तरह बाहर आ गया है। जैसे मैं कभी उदाहरण देता था बहुत पहले कि अगर किसी जानवर के जब शरीर में, कोई पैर में वगैरह में जब कीड़े पड़ जाते थे, इस तरीके से वो सड़ जाता था, तो उस समय फिनाइल नाम की एक दवाई आती थी, आजकल लोग घरों में पोछा लगाने में इस्तेमाल करते हैं। वो फिनाइल जो है, वो फिनाइल हम लोग लाते थे, उसको कीड़ा मार बोलते थे, उसको ला करके उस घाव के ऊपर डाल देते थे, ढक्कन भर के उसके ऊपर डाल देते थे। जैसे ही वो उस घाव के अंदर जाता था तो कीड़े निकल करके बाहर आते थे, उसके अंदर से बाहर आ जाते थे। तो बामसेफ ने जो वैचारिक फिनाइल जो डाला है, उस वैचारिक फिनाइल की वजह से आज पूरे देश के अंदर कीड़े बाहर आ गए हैं। जहां देखो वहां मिश्रा, तिवारी, झा, चतुर्वेदी, जैसे हम लोग पहले मीडिया में देखते थे, उधर देखते थे, उधर देखते थे, आज वे लोग इस लड़ाई में सबसे आगे आ गए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अब हमारी लड़ाई ओबीसी लड़ने वाला नहीं है, अभी हमारी लड़ाई क्षत्रिय भी समझ बहुत कुछ सावधान हो गया है। कुछ उनके गुलाम और मानसिक गुलाम हो सकते हैं, बाकी क्षत्रिय लोग भी समझ चुके हैं, और क्षत्रिय लोग भी इस लड़ाई को उनके लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जरा लड़ाई हम लड़ेंगे, खून हम बहाएंगे, हमारे ही भाइयों को हम मारेंगे, और उसके बाद फायदा तो इनका होगा, फायदा तो बनियों का और ब्राह्मणों का होगा। इसलिए उन्होंने इस लड़ाई के अंदर इस बार जो है उनसे भी उम्मीद छोड़ दी है, और छोटी मोटी घटनाएं उनसे करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब उनको अकल आ रही है कि होने के बाद में, क्योंकि उनको थोड़ा पुराना जमाना याद आ जाता है, अभी तो बहुत बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चल रहा है कि ये सब राजपूताना राजपूताना राजपूताना, बेचारों को ये नहीं पता है कि राजपूताना ही क्या होता है और राजपूत ही कहां से शब्द पैदा हुआ, यही नहीं पता है। तो वे लोग आज की तारीख में जो विरासतें अपनी बता रहे हैं, चाहे हमारे किसी भी महापुरुष ने विरासत बनाई है, उसको वो अपनी बताकर घोषित कर रहे हैं कि ये राजपूताना विरासत है, ये हमारी विरासत है। उनके अंदर एक ऐसा भाव प्रकट पैदा किया जा रहा है कि ये लोग, ब्राह्मण ऐसा कर रहा है ताकि ये हमारी लड़ाई लड़े, ये हमारे सिपाही और सैनिक बने और हमारे रक्षा करे। लेकिन अब वो समझने लगे हैं, अब इतना वो नहीं है। इसलिए उन्होंने जो साठगांठ की है वो बनियों ने और ब्राह्मणों ने मिलकर के की है। और अब जो जमाना है वो जमाना कुछ पहले की से अलग है। अब तलवार का जमाना नहीं है, अब तो आर्थिक युग जिसको कह सकते हैं, आर्थिक रूप से किसको कमजोर किया जाता है, आर्थिक रूप से किस पे हमला बोला जाता है, ये आर्थिक तौर से ही पूरे देशों के बीच में चल रहा है, जैसा कि चाइना और अमेरिका के बीच चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जापान के और उनके कई देशों के बीच में इस तरीके से चल रहा है ना, वो सारा फाइनेंशियल चल रहा है, यानी अर्थ युद्ध चल रहा है। तो अर्थ युद्ध चल रहा है, तो आज की तारीख में ब्राह्मणों ने अर्थ युद्ध को ध्यान में रखते हुए बड़ियों को अपने साथ में लिया है। इसलिए वो पूरा प्राइवेटाइजेशन करके उन लोगों को अपने पास लेकर के, है वो कि वो है यहूदी, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो ही है, लेकिन उन्होंने आपस में जो एक ड्यूटी बांट रखी है ना कि हम लोग क्या करेंगे आप क्या करेंगे, तो इस बार ये चीज हो रही है। इसलिए ब्राह्मण को खुद को खुल करके सामने आना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात साथियों हमारे लिए है कि हम लोग चाहते थे, खापर्डे साहब कहते थे कि जब तक दुश्मन सामने नहीं आएगा हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, और दुश्मन इतना आसानी से सामने आने वाला है नहीं। इसलिए खापर्डे साहब कहते थे कि दुश्मन सामने आएगा नहीं, उसे घसीट करके सामने लाना पड़ेगा। हम लोगों ने, इस वैचारिक क्रांति ने, इस विचारों के फिनाइल ने इन कीड़ों को बाहर लाया है। आज वो कुलबुलने और मचलने को तैयार हैं, आज वो गाड़ियों से कुचलने को तैयार हैं, आज वो अपनी जान जोखिम में डाल करके हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। सारी चीज वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं, और हमने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसलिए ये लड़ाई, ये जंग हम जीतने वाले हैं।
इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार किंतु परंतु नहीं है। सदियों से भले ही वो जीतते आए, हमें पता है कि सदियों से उन्होंने हमारे लोगों के साथ में क्या किया था, लेकिन इस 70 साल के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और उसके संविधान ने जो अपने अनुयायी पैदा किए हैं, जो अपने सैनिक और सिपाही तैयार किए हैं, वो अब चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं और वो इन कीड़ों को जो है एक तरह से हमारे जो दुश्मन है इनको पूरी तरह से नास्ताबूद करके ही रहेंगे। ये निश्चित तौर पे होगा, लेकिन किसी भी लड़ाई में सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी के बिना हम लोग लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। अब वे लोग जो अरबों खरबों रुपए करोड़ों रुपए का जो उनके पास में फाइनेंस मंदिरों के माध्यम से, दान दक्षिणाओं के माध्यम से कह दो, या फिर बड़े बड़े घोटाले करके, या फिर राम मंदिर जैसे क्या कहते हैं उसको, चंदे के नाम पे, और ऐसे बहुत सारे गौशालाओं के नाम पे उन्होंने पता नहीं कितना जो है अर्थ यानी धन इकट्ठा करके रखा है। वो सारा धन अब आपकी इस लड़ाई में झोंकने वाले हैं। लेकिन साथियों, विचारों के सामने धन कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा विचार लोगों की क्रांति पैदा कर देता है, हमारा विचार लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा कर देता है, हमारा विचार लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तो पैसा क्या है? पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा तो कहते हैं ना हाथ का मैल है। वो पैसा भी हमारे ही पास आने वाला है। वो दुश्मन हमारा जो हमारे ऊपर वार करेगा, वो पैसा भी हमारे ही कदमों में आने वाला है। इसलिए हम लोगों को, जो मिशनरी लोग हैं, जो इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, जो इस वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी के साथ उलझ जाएं, चाहे अपना आदमी है चाहे कोई भी आदमी है। हमें देखना होगा कि वो कौन से संगठन में और कहाँ काम कर रहा है। अगर वो हमारा भाई है तो हमें उससे नहीं उलझना है, लेकिन अगर दुश्मन हमारे सामने मिल जाए तो हमें उसको नहीं छोड़ना है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। ये लड़ाई की बातें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे ही बैठने वाले, खाली बातें करने वाले लोग नहीं है। आपके पास में, हमारे कितने लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो अभी आपका आधार से जुड़ना, और फिर जो पेगासस नाम का जो वायरस है, इस तरीके की जो अभी और ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल वेपन आए हैं, मोबाइलों के माध्यम से कैसे लोगों को क्या करना है, इस तमाम के माध्यम से हमारी सारी खबर आईबी के पास जा रही है, पूरी खबर उनके पास जा रही है, आरएसएस के पास जा रही है, दुश्मन के पास जा रही। हम सामने हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? लड़ेंगे, मरना तो तय है, कहीं ना कहीं मरेंगे। जरा कुत्ते की मौत ना मर के लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तो इसलिए साथियों, आप लोग भी जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को भी जंग में लड़ाई लड़ते वक्त कुछ सावधानी और कुछ एहतियात बरतनी पड़ेगी, कुछ दावपेच समझने पड़ेंगे, दुश्मन के जो षड्यंत्र है उनको समझना पड़ेगा, तो हम लोग सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही 26 नवंबर का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में आने वाले फेसबुक लाइव में बताएंगे कि 26 नवंबर को हमें क्या प्रोग्राम करना है। फिलहाल 3 दिन 4 दिन बाद में हमारा विजयदशमी का दिन है। इस विजयदशमी के दिन के ऊपर पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि जहां हमारे जागरूक लोग रहते हैं, जहां हमारे मिशन को समझने वाले लोग रहते हैं, जहां इतिहास को जानने वाले लोग रहते हैं, जहां फूले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग रहते हैं, या फिर हमारी ही आबादी ज्यादा हो, SC ST की आबादी ज्यादा हो, OBC की आबादी हो, या कुल मिलाकर वैचारिक जगह हो, उसी जगह इस कार्यक्रम को पहली बार अंजाम देना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाकर के रोड के ऊपर जलाने लग गए या कोई STM ऑफिस के सामने लगाने लग गए, क्योंकि हमारे लोग उत्साही बहुत ज्यादा है ना आजकल। वो गले में नीला दुपट्टा डालने के बाद तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, पता नहीं क्या कोई चढ़ जाता है, देवी देवता या कोई अंदर आ जाता है उनके अंदर, पता नहीं कौन सा आता होगा। तो ये इस तरीके से हमें इमोशनली काम नहीं करना है, बिल्कुल मूर्खता वाला काम नहीं करना है। कहीं भी खड़े हो गए और वहां जल नहीं, या फिर ऐसा कर दिया वो वहां जला रहे हम बराबरी वहां जलाएंगे, नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें हमारी बस्तियों में प्रतीकात्मक रूप में, सिर्फ कोई बड़ा खर्चा नहीं करना उसके ऊपर, ऐसा कर दो ये कर दो, ठीक है, कुछ उसको आकर्षक जरूर बनाया जाए जिससे बच्चों के, महिलाओं के आने का एक बहाना बन जाए। क्योंकि वहां जो रावण जलाया जाता है ना, वहां उनके बाप का कुछ नहीं जाता है और ना कुछ उनको मिलना होता है। वहां भी वो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, थोड़ी देर ताली बजाएंगे, हो फटाका छूटा, वो बाण उधर निकला, वो इधर निकला, वो देखो फुलझड़ी जली और वो जल के 2 मिनट में। वो सिर्फ ड्रामा देखने के लिए 1 घंटे पहले वहां जाकर खड़े हो जाते हैं, 2-2 घंटे जाके पहले खड़े हो जाते हैं, जबकि रावण तो 2 मिनट में, 1.5 मिनट में जल के खत्म हो जाता है। कागज का पुतला कितना रहेगा? हमें ऐसा नहीं करना है कि हम लोग कहीं ऐसा करें कि हमको बहुत ज्यादा खर्चा करना है, ये करना है, उसका नहीं करना है। प्रतीकात्मक बनाइए,
कुछ फटाके वगैरह थोड़े बहुत आशिक जरूर करें, इससे बच्चे वहां पहुंचे। और वहां पर अगर करना ही है तो कुछ मदरस जोंग का वो प्रतीकात्मक पुतला जलाने के बाद में 2-4-5 किलो मिठाई या चॉकलेट वगैरह लाकर बच्चों में बांट दो। एक आकर्षक का वो अब केंद्र बन जाएगा और धीरे धीरे लोग देखेंगे वो दिन वापस कब आने वाला है। एक दिन चॉकलेट खाता है ना बच्चा, एक दिन, वो पूरे एक दिन साल बाद में याद रखता है। जैसे स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, स्कूलों में बच्चों को आ जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं आता, बोला झंडा है, बोले झंडे पे क्या मिलता है, लड्डू मिलता है। तो वो लड्डू के चक्कर में वो एक साल तक इंतजार करते हैं। और जब लड्डू की चर्चा होती है ना, 15 अगस्त जब नजदीक आता है, 26 जनवरी नजदीक आती है, तो एक महीने पहले उनके अंदर वो जिज्ञासा आती है, लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा। तो आप खाली क्या इसका उससे मतलब सूंग का पुतला जलाओ, पुतला जला करके वहां चॉकलेट बांटो, मिठाई बांटो, कोई एक एक आइटम दे दो मीठे का, वो खुश हो जाएंगे और आने वाले समय में वो आपके साथ में जुड़ेंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट हमें शुरू करना है ये, क्योंकि हम लोगों ने तो कहा ना, हमने इतिहास पढ़ा, फिर इतिहास पढ़ाया, इतिहास पढ़ने और पढ़ाने के बाद में पढ़ने का काम भी जारी है, पढ़ाने का काम भी जारी है, साथ साथ हमने इतिहास रचने का काम शुरू कर दिया है। अब हम इतिहास रचेंगे, इतिहास को पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे, ये काम हमने शुरू कर दिया है। इसमें आपका साथ सहयोग चाहिए, आप साथ सहयोग करेंगे और इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सफल करेंगे। पूरे देश के अंदर नेटवर्क हमारा एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये जिस तरीके से भी जाएगा ये पूरे देश का कार्यक्रम बन जाएगा। इसी के साथ में आप लोगों ने मेरी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इतने सारे लोग आज उपस्थित रह करके सुन रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग अपने उद्देश्य के लिए गंभीर हैं, अपने महापुरुषों के विचारों को लेकर गंभीर हैं और हम लोग ऐसे गंभीर रह के लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जय मूल निवासी।